आज हम बात करने वाले हैं एंगर इज एनर्जी लर्न टू डायरेक्ट इट बुक के बारे में। गुस्सा, इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव तस्वीरें बन जाती हैं। टूटी हुई चीजें, चिल्लाना, रिश्तों में दरार, पछतावा। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि गुस्सा करना बुरा है, गुस्सा छोड़ दो, शांत रहो। लेकिन सच ये है कि गुस्सा अपने आप में न तो अच्छा है और न बुरा। गुस्सा सिर्फ एक एनर्जी है, एक रॉ पावर। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर सही दिशा मिल जाए तो यही गुस्सा हमें जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। सोचिए, जब आपको बहुत गुस्सा आता है उस समय आपके अंदर कितनी ताकत होती है। दिल तेज धड़कता है, शरीर में गर्मी महसूस होती है, दिमाग लगातार एक्टिव रहता है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये वही एनर्जी है जिसे अगर सही चैनल मिल जाए तो ये फ्यूल बन सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल न हो तो यही एनर्जी फायर बनकर सब कुछ जला भी सकती है। इसलिए गुस्सा फायर नहीं है, गुस्सा फ्यूल है। हम अक्सर गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं। डोंट बी एंग्री, कंट्रोल योर एंगर जैसे एडवाइस हर जगह मिलते हैं। लेकिन दबाया हुआ गुस्सा खत्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। फिर एक दिन छोटी सी बात पर एक्सप्लोजन हो जाता है। असली सॉल्यूशन गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और सही डायरेक्शन देना है। गुस्सा अक्सर किसी दर्द से आता है, किसी इनजस्टिस से, किसी रिजेक्शन से, किसी फेलियर से, या उस फीलिंग से कि मेरे साथ गलत हुआ है। जब कोई हमें इग्नोर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है या हमारी मेहनत को वैल्यू नहीं देता तो गुस्सा आना नेचुरल है। ये गुस्सा ये सिग्नल देता है कि हमारे अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे चोट लगी है। इसलिए गुस्सा एक मैसेज है, दुश्मन नहीं। अब सवाल यह है कि इस मैसेज के साथ हम क्या करते हैं। कुछ लोग गुस्से में दूसरों को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ लोग उसी गुस्से को मोटिवेशन बना लेते हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, बहुत से सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज में गुस्से से भरे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस गुस्से को वायलेंस नहीं बनने दिया, बल्कि पैशन में बदल दिया। जब कोई आपको कहे कि तुमसे नहीं होगा और आपको गुस्सा आए, तो आप दो रास्ते चुन सकते हैं। पहला, आर्ग्यू करना, लड़ना या हार मान लेना। दूसरा, उसी गुस्से को एनर्जी बनाकर खुद को प्रूव करना। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपको ग्रोथ देता है। यही गुस्सा जब डिसिप्लिन के साथ जुड़ता है तो कमाल कर देता है। डिसिप्लिन बिना एनर्जी के सस्टेन नहीं हो सकता। रोज सुबह उठकर काम करना, वर्कआउट करना, पढ़ाई करना, गोल्स पर काम करना, ये सब आसान नहीं है। यहां मोटिवेशन हर दिन नहीं आती। ऐसे समय में अंदर का गुस्सा फ्यूल बनता है। वो गुस्सा जो कहता है मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं अपनी सिचुएशन से हार नहीं मानूंगा। ये गुस्सा आपको बेड से उठाता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, गुस्से को फ्यूल बनाने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप अनअवेयर हैं तो गुस्सा आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे। जब गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, एक पॉज लीजिए, खुद से पूछिए मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। सिर्फ यही सवाल गुस्से की डायरेक्शन बदल सकता है। गुस्सा अक्सर ईगो से जुड़ा होता है। जब हमारा ईगो हर्ट होता है तो गुस्सा आता है। लेकिन अगर हम ईगो को साइड में रख दें और सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमें क्लैरिटी मिलती है। तब गुस्सा ब्लाइंड रिएक्शन नहीं रहता, बल्कि कॉन्शियस डिसीजन बन जाता है। और कॉन्शियस एंगर डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत काल्म दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ड्रिवन होते हैं। वो ज्यादा चिल्लाते नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन उनके एक्शंस बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को नॉइज नहीं, फोकस में बदला है। वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। गुस्सा जब बाहर निकालता है बिना डायरेक्शन के तो वो रिलेशनशिप्स तो देता है, लेकिन जब अंदर चैनल होता है तो वो कैरेक्टर बिल्ड करता है। यही रीजन है कि मैच्योर लोग गुस्से में भी सोच समझकर बोलते हैं। वो जानते हैं कि एक गलत शब्द सालों की मेहनत खराब कर सकता है। पैशन और गुस्सा बहुत करीब है। पैशन बेसिकली कंट्रोल्ड एंगर ही है। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, बहुत इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो वहां इमोशन होता है। पैशन में फायर है, लेकिन वो कंट्रोल्ड फायर है जो लाइट देता है, न कि जलाता है। अगर आपको अपनी लाइफ से गुस्सा है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, अपने पास्ट मिस्टेक से, अपने रिजल्ट से, तो ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब आप उसी गुस्से में फंसे रहते हैं और कुछ बदलते नहीं। सही अप्रोच ये है कि उस गुस्से को सेल्फ इंप्रूवमेंट में बदल दें। स्किल सीखिए,
बॉडी पर काम कीजिए, माइंडसेट स्ट्रांग कीजिए। यही गुस्सा जब एक्शन में कन्वर्ट होता है तो डेस्टिनी बदलता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो नेचुरली एनर्जी हूं। यह आधा सच है। टेम्परेमेंट अलग अलग होता है, लेकिन बिहेवियर सीखने से बदलता है। गुस्सा आना ऑटोमेटिक हो सकता है, लेकिन गुस्से पर रिएक्शन देना एक चॉइस है, और यही चॉइस आपको एवरेज और एक्सेप्शनल के बीच डिफरेंस बनाती है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है, तब याद रखिए गुस्सा आपकी एनर्जी है, आइडेंटिटी नहीं। आप गुस्सा नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जिसके पास गुस्से की एनर्जी है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये छोटा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। लाइफ अनफेयर है और शायद हमेशा रहेगी। इस अनफेयरनेस पर गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन उसी गुस्से को ब्लेम, कंप्लेंट और नेगेटिविटी में वेस्ट करना सबसे बड़ा नुकसान है। बेहतर है कि उस गुस्से को प्रिपरेशन में, पेशेंस में और परसिस्टेंस में बदल दिया जाए। आखिर में गुस्सा एक टूल है। हैमर से घर भी बन सकता है और शीशा भी टूट सकता है। टूल बुरा नहीं होता, इस्तेमाल करने वाला तय करता है कि रिजल्ट क्या होगा। अगर आप अपने गुस्से को समझना सीख लें, उसे डायरेक्शन देना सीख लें, तो वही गुस्सा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, खुद को दोषी मत मानिए। बस इतना सोचिए, इस एनर्जी का बेस्ट यूज क्या हो सकता है। शायद यही सवाल आपको उस इंसान में बदल दे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। जिंदगी में ऐसे पल बार बार आते हैं जब हालात अचानक बहुत तनावपूर्ण हो जाते हैं। कोई अपना कुछ ऐसा कह देता है जो दिल को चुभ जाता है। ऑफिस में बॉस की बात बुरी लग जाती है, ट्रैफिक में कोई गलत तरीके से कट मार देता है, या घर में किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू हो जाती है। उस समय दिमाग बिल्कुल क्लियर नहीं रहता, इमोशंस तेज हो जाते हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है और हमें लगता है कि अभी जो महसूस हो रहा है वही सच है। ऐसे मोमेंट्स में हम अक्सर ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं या ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। यहीं पर तीसरे व्यक्ति का नजरिया यानी द थर्ड पर्सन व्यू हमारी बहुत मदद कर सकता है। तीसरे व्यक्ति का नजरिया का मतलब है कि आप खुद को उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकाल लें और अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगे, जैसे आप अपनी ही लाइफ की मूवी देख रहे हो। आप खुद एक्टर हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए डायरेक्टर या ऑडियंस बन जाते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं खुद नहीं होता बल्कि कोई तीसरा इंसान होता जो ये पूरा सीन देख रहा है, तो मैं क्या सोचता, क्या सलाह देता। बस यही सवाल इमोशंस की इंटेंसिटी को तुरंत कम करना शुरू कर देता है। जब हम किसी झगड़े या तनाव में होते हैं तो हमारा पूरा फोकस मैं पर होता है। मुझे क्या कहा गया, मेरे साथ क्या गलत हुआ, मेरी रिस्पेक्ट क्यों हर्ट हुई। ईगो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, दिमाग लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड पर्सन व्यू लेते हैं, मैं थोड़ा पीछे चला जाता है, ईगो सॉफ्ट होने लगता है। अब आप सिचुएशन को ज्यादा न्यूट्रल तरीके से देखने लगते हैं। मान लीजिए दो लोग बहस कर रहे हैं और आप बाहर से उन्हें देख रहे हैं। आपको साफ दिखता है कि दोनों गुस्से में हैं, दोनों अपनी बात साबित करना चाहते हैं और दोनों ही सही होने की जिद में रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप खुद उसी बहस का हिस्सा होते हैं, तब ये क्लैरिटी नहीं होती। तीसरे व्यक्ति का नजरिया आपको वही क्लैरिटी देता है, बिना एक्चुअली उस जगह से भागे। इस टेक्निक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इमोशंस को सप्रेस नहीं करती, बल्कि डिटैच करती है। सप्रेस करने का मतलब है भावनाओं को दबाना, जो बाद में और ज्यादा ताकत से बाहर आती हैं। डिटैच करने का मतलब है भावनाओं को मानना, लेकिन उनसे खुद को पूरी तरह आइडेंटिफाई न करना। आप ये नहीं कहते कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा नहीं हूं। जब आप खुद को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, तो आप अपने थॉट्स और रिएक्शंस को भी देख पाते हैं। जैसे, अच्छा अभी मेरा मन बदला लेने का कर रहा है, या अभी मैं सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता हूं। ये देखने भर से ही थॉट्स की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आप थॉट बनाम एक्शन के बीच थोड़ा गैप बना लेते हैं, और यही गैप आपको मैच्योर डिसीजन लेने की पावर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है, लेकिन असल में इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरे व्यक्ति का नजरिया आपको वीक नहीं बनाता, बल्कि स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आप रिएक्शन देने की बजाय रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। इस टेक्निक को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए कोई आपको बहुत रूड तरीके से बोलता है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है उसी टोन में जवाब देना। अब थर्ड पर्सन व्यू लें,
खुद से पूछिए, अगर मैं बाहर से देख रहा होता कि एक इंसान दूसरे से बदतमीजी से बात कर रहा है और दूसरा इंसान शांत रहकर समझदारी से जवाब दे रहा है, तो मुझे कौन ज्यादा स्ट्रांग लगेगा? ज्यादातर केसेस में जवाब क्लियर होता है। तीसरे व्यक्ति का नजरिया लेने से एम्पैथी भी बढ़ती है। जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं तो सिर्फ अपनी साइड नहीं, सामने वाले की स्टेट ऑफ माइंड भी दिखने लगती है। आपको समझ आता है कि शायद वो इंसान खुद फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस है या किसी और पेन से गुजर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका बिहेवियर सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उसे पर्सनली लेना बंद कर देते हैं, और पर्सनल न लेने से इमोशनल पेन अपने आप कम हो जाता है। आज की फास्ट लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्ड रहते हैं। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, सब कुछ इमोशंस को ओवर स्टिमुलेट करता है। ऐसे में थर्ड पर्सन व्यू एक मेंटल ब्रेक जैसा काम करता है। आप कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग को रीसेट कर देते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और सिचुएशन को दूर से देखते हैं। ये टेक्निक डिसीजन मेकिंग में भी बहुत पावरफुल है। जब हम खुद के लिए डिसीजन लेते हैं तो फियर और अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर वही डिसीजन किसी और के लिए लेना हो तो हम अक्सर ज्यादा सही सलाह देते हैं। तीसरे व्यक्ति का नजरिया आपको अपने ही लाइफ में वही विजडम अप्लाई करने देता है। आप खुद से पूछते हैं, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? और अक्सर वही सलाह आपके लिए भी सही होती है। धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करने लगते हैं तो आपको खुद में एक बदलाव दिखने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना कम हो जाता है। आप हर बात को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़कर नहीं देखते। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि हर सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तीसरे व्यक्ति का नजरिया लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनलेस बन जाए। इमोशन होना इंसान होने की निशानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इमोशन आपके मालिक नहीं रहते। आप उन्हें महसूस करते हैं, समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। शुरुआत में यह टेक्निक थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है। जब इमोशंस बहुत इंटेंस हों तब ऑब्जर्वर बनना आसान नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से ये स्किल डेवलप होती है। शुरू में बस इतना करें कि गुस्से या तनाव के बीच एक सवाल पूछ लें, अगर मैं बाहर से देख रहा होता तो मुझे ये सीन कैसा लगता? बस इतना करना भी काफी है। कभी कभी थर्ड पर्सन व्यू लेने से आपको यह भी दिखेगा कि आप खुद अननेसेसरी चीजों को बड़ा बना रहे थे। ईगो, एक्सपेक्टेशंस और असम्पशन सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ऑब्जर्वर बनने पर चीजें सिंपल दिखने लगती हैं और सिंप्लिसिटी अपने आप पीस लेकर आती है। ये टेक्निक खास तौर पर रिलेशनशिप्स में बहुत काम की है। आर्ग्यूमेंट्स में अक्सर मैं सही हूं और तुम गलत हो का खेल चलता है। थर्ड पर्सन व्यू आपको याद दिलाता है कि जीत आर्ग्यूमेंट की नहीं, रिलेशनशिप की होनी चाहिए। आप पूछते हैं, अगर कोई बाहर से देखे तो क्या ये लड़ाई वर्थ है? कई बार जवाब होता है नहीं। आखिर में तीसरे व्यक्ति का नजरिया हमें यह सिखाता है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस से बड़े हैं। हम सिर्फ वही नहीं हैं जो इस पल महसूस कर रहे हैं। हमारे पास देखने, समझने और चुनने की पावर है, और यही पावर हमें इमोशनली मैच्योर बनाती है। जिंदगी की मूवी में आप मेन कैरेक्टर जरूर हैं, लेकिन कभी कभी ऑडियंस बनकर देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप दूर से देखते हैं तभी पूरी पिक्चर साफ दिखती है, और जब पिक्चर साफ दिखती है तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। जिंदगी में गुस्सा आना उतना ही नॉर्मल है जितना भूख लगना या थकान महसूस होना। फर्क सिर्फ इतना है कि भूख लगने पर हम खाना खा लेते हैं, थकान होने पर आराम कर लेते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर अक्सर हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं, लिख देते हैं, भेज देते हैं, और फिर कुछ समय बाद सोचते हैं काश ऐसा ना किया होता। यहीं पर 90 सेकंड का नियम हमें खुद को समझने और संभालने की एक जबरदस्त पावर देता है। 90 सेकंड का नियम सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत डीप है। विज्ञान के अनुसार जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल वगैरह। ये केमिकल्स हमारे बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं और दिमाग डेंजर को बड़ा करके देखने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केमिकल रिएक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहता। लगभग 90 सेकंड में ये केमिकल्स अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये कि गुस्से की पहली वेव जो अचानक आती है वो सिर्फ
1.5 मिनट की होती है। उसके बाद अगर गुस्सा बना रहता है तो वो अब केमिस्ट्री की वजह से नहीं बल्कि हमारी थिंकिंग की वजह से होता है। हम बार बार उसी बात को दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही थॉट्स गुस्से को जिंदा रखते हैं। ये जानना अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमें पूरे गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, बस पहले 90 सेकंड को संभालना है। 1.5 मिनट, न घंटा न दिन, सिर्फ 90 सेकंड। अगर हम उस समय रिएक्ट नहीं करते तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब गुस्सा आता है तब दिमाग लॉजिक सुनने की हालत में नहीं होता। उस समय लगता है कि अभी जवाब देना बहुत जरूरी है, अभी कुछ कहना है, अभी कुछ करना है। ईगो चिल्लाता है, अगर अभी नहीं बोले तो कमजोर समझे जाओगे। लेकिन सच ये है कि वही 90 सेकंड सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि उसी समय लिए गए डिसीजंस सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। सोचिए कितनी लड़ाइयां, कितने ब्रेकअप्स, कितनी फ्रेंडशिप्स खत्म हुई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन 90 सेकंड में खुद को रोक नहीं पाया। एक मैसेज, एक सेंटेंस, एक गलत टोन और सब बदल गया। अगर उस पल थोड़ी सी अवेयरनेस होती तो स्टोरी अलग हो सकती थी। 90 सेकंड का नियम ये नहीं कहता कि गुस्सा मत करो, ये कहता है कि गुस्से को महसूस करो लेकिन उस पर एक्ट मत करो। फील करो कि बॉडी में क्या हो रहा है, हार्ट बीट तेज है, सांस शैलो है, हाथ टाइट है, बस ऑब्जर्व करो। खुद से कहो, अभी मेरे दिमाग में केमिकल रिएक्शन चल रहा है। यह सेंटेंस सुनने में छोटा है लेकिन इसका असर बड़ा है। यह आपको इमोशन से थोड़ा अलग कर देता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि यह गुस्सा परमानेंट नहीं है, ये बस टेम्परेरी केमिकल स्टॉर्म है, तो आपको उस पर तुरंत भरोसा करने की जरूरत नहीं लगती। आप जानते हैं कि अगर आप थोड़ी देर रुक गए तो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। और सच में आती है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए, मैं गुस्से के पहले 90 सेकंड में क्या करूं? क्योंकि उसके बाद का गुस्सा अक्सर हमारी चॉइस बन जाता है। हम चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं या उसे जाने दे सकते हैं। यह नियम रिलेशनशिप्स में बहुत पावरफुल है। मान लीजिए आपका पार्टनर कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको हर्ट करता है, तुरंत जवाब देने का मन करता है। लेकिन अगर आप 90 सेकंड रुक जाते हैं, पानी पी लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, तो बात करने का तरीका बदल जाता है। वही बात जो गुस्से में लड़ाई बन सकती थी, शांति में कॉन्वर्सेशन बन सकती है। ऑफिस में भी यही रूल काम करता है। बॉस की एक हार्श लाइन पूरे दिन का मूड खराब कर सकती है। लेकिन अगर आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते बल्कि 90 सेकंड खुद को संभालते हैं तो आप प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं। इमोशनली रिएक्ट करने से करियर को नुकसान होता है, लेकिन कंपोज्ड रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट बढ़ाता है। 90 सेकंड का नियम हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, इमोशंस उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन हम वो अवेयरनेस हैं जो इन सबको देख सकती है। जैसे आसमान बादलों से बड़ा होता है, वैसे ही आप अपने गुस्से से बड़े हैं। जब आप प्रैक्टिस में इस रूल को लाते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगेगी, कई बार आप फेल भी होंगे, आप फिर रिएक्ट कर देंगे, लेकिन हर बार थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। पहले आप 10 सेकंड रुक पाएंगे, फिर 30, फिर 60 और एक दिन पूरे 90 सेकंड, और वही दिन टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस दौरान कुछ छोटे टूल्स बहुत मदद करते हैं, जैसे स्लो ब्रीदिंग, 4 सेकंड में सांस लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड में छोड़ना। इससे नर्वस सिस्टम काल्म होता है। या फिर खुद से कहना, अभी नहीं, बस इतना कहना भी काफी होता है। सोशल मीडिया के जमाने में ये रूल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कमेंट पढ़कर, मैसेज देखकर, न्यूज देखकर गुस्सा आ जाता है, तुरंत रिप्लाई करने का मन करता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठकर लिखा गया एक गुस्से भरा मैसेज परमानेंट डैमेज कर सकता है। इसलिए 90 सेकंड का पॉज ऑनलाइन लाइफ में तो और भी जरूरी है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में ड्रामा कम हो रहा है। छोटी बातें बड़ी नहीं बन रही, आप ज्यादा स्टेबल महसूस कर रहे हैं, लोग आपको काल्म और मैच्योर समझने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर ट्रस्ट होने लगता है कि मैं अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता हूं। 90 सेकंड का नियम हमें परफेक्शन नहीं सिखाता, वो हमें अवेयरनेस सिखाता है। ये रूल ये नहीं कहता कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे, ये कहता है कि जब गुस्सा आए तो आप उसके गुलाम न बने, आप उसे फील करें, समझें और फिर डिसाइड करें। असल में जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि हम इंटेंस मोमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बड़े फैसले अक्सर इंटेंस इमोशंस के बीच ही लिए जाते हैं
और अगर उन मोमेंट्स में हमारे पास 90 सेकंड की समझ हो तो हम खुद को बहुत से रिग्रेट से बचा सकते हैं। अंत में बस इतना याद रखें, गुस्सा आग की तरह है। अगर आप उसे तुरंत पकड़ने दौड़ेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर उसे शांत होने दें तो वो अपने आप बुझ जाती है। आपको पूरी आग से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस पहले 90 सेकंड संभाल लीजिए, बाकी काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। गुस्सा आते ही हम उसे अक्सर एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि गुस्सा खराब है, डेंजरस है, रिश्ते तोड़ देता है, नुकसान करता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि गुस्सा मत करो, शांत रहो, कंट्रोल रखो। लेकिन बहुत कम लोग हमें ये बताते हैं कि गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं है। गुस्सा एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। असली सवाल ये नहीं है कि गुस्सा आए या नहीं, असली सवाल ये है कि हम उस गुस्से के साथ क्या करते हैं। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका मतलब होता है किसी स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशन को किसी पॉजिटिव और क्रिएटिव काम में बदल देना। आसान शब्दों में कहें तो गुस्से की आग को तोड़फोड़ या लड़ाई में लगाने के बजाय उसे कुछ बनाने, सुधारने और आगे बढ़ने में लगा देना। यही रचनात्मकता में बदलाव है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। शरीर टेंस होता है, दिमाग ओवर एक्टिव होता है, दिल तेज धड़कता है। अगर ये एनर्जी बाहर नहीं निकली तो या तो ये किसी पर फूटेगी या फिर अंदर ही अंदर हमें जला देगी। सब्लिमेशन हमें तीसरा रास्ता देता है, ऐसा रास्ता जिसमें न हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं न दूसरों को, बल्कि उसी एनर्जी से कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हैं। सोचिए, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप किसी से बहस करने ही वाले हैं, उस समय अगर आप बहस की जगह दौड़ने निकल जाए, जिम में हैवी वर्कआउट कर लें, पुशअप्स लगा लें या तेज वॉक पर निकल जाए, तो कुछ देर बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि गुस्सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई। बॉडी ने उस रॉ एनर्जी को मूवमेंट में बदल दिया। यही सब्लिमेशन का सबसे बेसिक फॉर्म है। लेकिन सब्लिमेशन सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। राइटिंग भी एक बहुत पावरफुल तरीका है। जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ अगर कागज पर उतर जाए तो मन हल्का होने लगता है। कई बार लोग डायरी लिखते हैं, कई लोग पोएम्स, स्टोरीज या सिंपल नोट्स लिखते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो राइटिंग किसी को दिखानी है या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि गुस्से की एनर्जी वर्ड्स बनकर बाहर आ रही है। इतिहास देखें तो आपको हैरानी होगी कि कितनी महान कलाकृतियां, इन्वेंशंस और आइडियाज इंटेंस इमोशन से पैदा हुई हैं। कई आर्टिस्ट्स ने अपने दर्द और गुस्से को पेंटिंग्स में बदला। कई राइटर्स ने अपने एंगर को किताबों में उतार दिया। कई साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स को सिस्टम, सोसाइटी या लिमिटेशंस पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने कुछ नया बना दिया। अगर वो गुस्सा सिर्फ कंप्लेन करने में निकल जाता तो शायद दुनिया को वो क्रिएशंस कभी नहीं मिलते। सब्लिमेशन का एक और पावरफुल रूप है डीप वर्क। डीप वर्क मतलब वो कठिन काम जिस पर फोकस, डिसिप्लिन और मेहनत चाहिए। जब आप बहुत गुस्से में हों तब आपका दिमाग तेज चलता है। अगर आप उस समय किसी चैलेंजिंग टास्क में खुद को झोंक दें तो वही एंगर आपको इंटेंस फोकस दे सकता है। आप डिस्ट्रैक्शन भूल जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता और काम में डूब जाते हैं। कई लोग अपने बेस्ट वर्क गुस्से या फ्रस्ट्रेशन के दौर में ही करते हैं। मान लीजिए कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर देता है, कह देता है कि तुमसे नहीं होगा। गुस्सा आना बिल्कुल नेचुरल है। अब दो रास्ते हैं। पहला, आर्ग्यू करना, खुद को जस्टिफाई करना या अंदर ही अंदर जलते रहना। दूसरा, उसी गुस्से को मोटिवेशन बनाकर अपने स्किल्स पर काम करना, खुद को इम्प्रूव करना और रिजल्ट्स के जरिए जवाब देना। दूसरा रास्ता सब्लिमेशन है। गुस्से की एनर्जी बहुत ऑनेस्ट होती है। वो दिखावा नहीं करती, वो बताती है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आया तो इसका मतलब है कि वहां आपकी वैल्यूज जुड़ी हैं। सब्लिमेशन आपको यह मौका देता है कि आप अपनी वैल्यूज को डिस्ट्रक्शन की बजाय क्रिएशन में बदल दें। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी मतलब शांत मन, काल्म मूड, इंस्पिरेशन। लेकिन सच्चाई ये है कि क्रिएटिविटी कैओस से भी जन्म लेती है। अंदर का तूफान अगर सही डायरेक्शन में बहने लगे तो वो नदी बन जाता है जो बहुत कुछ बदल सकता है। सब्लिमेशन उस डायरेक्शन को देने का नाम है। आज की जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। करियर प्रेशर, मनी स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ मिलकर अंदर गुस्सा जमा कर देता है। अगर इस गुस्से को हेल्थी तरीके से बाहर नहीं निकाला गया तो यह एंग्जाइटी, डिप्रेशन या बर्नआउट बन सकता है। सब्लिमेशन मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि हर बार आपको बड़ा काम ही करना पड़े।
कभी कभी छोटे क्रिएटिव एक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। म्यूज़िक सुनना और उसमें खो जाना, गिटार बजाना, स्केच बनाना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, ये सब भी सब्लिमेशन के तरीके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप गुस्से को दबा नहीं रहे, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सब्लिमेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने गुस्से को इग्नोर कर दें। गुस्से को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। खुद से कहना, हाँ मैं गुस्से में हूँ, ये ऑनेस्टी ज़रूरी है। उसके बाद सवाल आता है, अब इस एनर्जी का बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है? यही सवाल आपको डिस्ट्रक्टिव रास्ते से क्रिएटिव रास्ते की ओर ले जाता है। धीरे धीरे जब आप इस हैबिट को डेवलप करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका रिलेशनशिप गुस्से से बदल रहा है। पहले गुस्सा आपको कंट्रोल करता था, अब आप गुस्से को गाइड करते हैं। आप डरते नहीं हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि आप सोचते हैं, अच्छा आज एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसे कहीं सही जगह लगाते हैं। बहुत से एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मेंस इसी प्रिंसिपल पर जीते हैं। लॉस, फेलियर और क्रिटिसिज्म से उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे एक्सक्यूजेस या कंप्लेंट्स में नहीं बदलते। वो ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन में बदल देते हैं। इसलिए उनकी ग्रोथ दूसरों से अलग होती है। सब्लिमेशन हमें यह भी सिखाता है कि इमोशंस गुड या बैड नहीं होते। इमोशंस न्यूट्रल होते हैं। डायरेक्शन उन्हें गुड या बैड बनाती है। गुस्सा वही है, बस आउटलेट बदल जाता है। आउटलेट अगर डिस्ट्रक्टिव है तो नुकसान, आउटलेट अगर क्रिएटिव है तो ग्रोथ। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। कई बार गुस्सा इतना स्ट्रांग होता है कि सीधे रिएक्ट करने का मन करता है, लेकिन हर बार अगर आप थोड़ा रुक कर खुद से पूछ लें, क्या मैं इस एनर्जी से कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो धीरे धीरे यह सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिन मोमेंट्स में आप सबसे ज्यादा गुस्से में थे, वही मोमेंट्स आपके ग्रोथ के टर्निंग पॉइंट्स बने। वही गुस्सा जिसने कभी आपको परेशान किया था, वही आपकी ताकत बन गया। अंत में बस इतना समझना जरूरी है कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक रॉ मटेरियल है। सब्लिमेशन उस रॉ मटेरियल को सोने में बदलने की कला है। जब आप ये कला सीख लेते हैं तो जिंदगी की सबसे हैवी इमोशंस भी आपको तोड़ नहीं पाती, बल्कि आपको और मजबूत बना देती हैं। गुस्सा अक्सर ऐसा लगता है जैसे अचानक आ गया हो, बिना वार्निंग के। एक पल सब ठीक होता है और अगले ही पल दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है और शब्द अपने आप बाहर आने लगते हैं। बाद में हम सोचते हैं, इतनी छोटी सी बात पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? यहीं से समझने की जरूरत शुरू होती है। सच ये है कि गुस्सा ज्यादातर असली भावना नहीं होता, वो एक मास्क होता है। उसके पीछे अक्सर डर, दुख, असुरक्षा या असहाय महसूस करने जैसी भावनाएं छुपी होती हैं। जब हम सिर्फ गुस्से को देखते हैं और उसी पर रिएक्ट करते हैं तो हम सरफेस पर ही खेलते रहते हैं, लेकिन जब हम उसके नीचे छुपी असली वजह को पहचानना शुरू करते हैं तब असली बदलाव आता है। इसी को कहते हैं ट्रिगर्स को पहचानना, रिएक्ट न करना। ट्रिगर का मतलब होता है वो पॉइंट, वो शब्द, वो सिचुएशन जो हमारे अंदर अचानक इमोशनल एक्सप्लोजन कर देता है। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। किसी को डिसरिस्पेक्ट से ट्रिगर होता है, किसी को इग्नोर किए जाने से, किसी को कंपैरिजन से और किसी को फेलियर से। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रिगर मौजूद है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे पहचाने बिना रिएक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई मीटिंग में आपकी बात काट देता है। बाहर से देखने पर लगता है कि आपको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने इंटरप्ट किया, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाए तो शायद असली वजह यह थी कि आपको लगा आपकी बात की वैल्यू नहीं है। यानी असली फीलिंग गुस्सा नहीं, बल्कि खुद को छोटा महसूस करना था। गुस्सा सिर्फ उसका मास्क बनकर सामने आया। गुस्सा बहुत कन्वीनियंट इमोशन है। यह हमें ताकत का एहसास देता है। डर या दुख की तुलना में गुस्सा फील करना आसान लगता है, क्योंकि गुस्से में हमें लगता है कि हम स्ट्रांग हैं। लेकिन अंदर से अगर हम ऑनेस्ट हों तो पाएंगे कि ज्यादातर गुस्से के पीछे वल्नरेबिलिटी छुपी होती है। जब दिमाग गर्म होता है तब सबसे मुश्किल काम होता है रुकना, लेकिन वही रुकना सबसे जरूरी भी है। उस समय अगर आप खुद से एक सिंपल सवाल पूछ लें, मुझे असल में क्या चुभ रहा है, तो आप गुस्से से एक कदम पीछे हट जाते हैं। आप रिएक्शन मोड से ऑब्जर्वेशन मोड में आते हैं। यह सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत डीप होता है, क्योंकि अब आप सामने वाले को दोष देने की बजाय खुद के अंदर झांक रहे होते हैं। आप ये नहीं पूछ रहे कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि पूछ रहे हैं मुझे इससे क्यों फर्क पड़ा। यही सवाल इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत है। अक्सर हमारा गुस्सा हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। बचपन में अगर हमें बार बार इग्नोर किया गया हो तो बड़े होकर इग्नोर होना बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है।
अगर कभी हमें ओपनली क्रिटिसाइज किया गया हो तो आज कोई फीडबैक भी अटैक जैसा लग सकता है। प्रेजेंट मोमेंट छोटा होता है लेकिन पास्ट की यादें उसे बड़ा बना देती हैं। यही कारण है कि हर इंसान एक ही सिचुएशन पर अलग रिएक्ट करता है। जो बात किसी के लिए नॉर्मल है वही किसी और के लिए अनबेरेबल हो सकती है। ट्रिगर सिचुएशन में नहीं, हमारे अंदर होता है, और जब तक हम उसे पहचानते नहीं हैं तब तक वो हमें बार बार कंट्रोल करता रहेगा। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचानना शुरू करते हैं तो आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आप नोटिस करते हैं कि मुझे हर बार तब गुस्सा आता है जब कोई मेरी मेहनत को नोटिस नहीं करता, या जब मुझे लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही। ये पैटर्न्स गोल्ड की तरह होते हैं क्योंकि ये आपको खुद को समझने का मौका देते हैं। ट्रिगर्स को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ब्लेम करने लगें। इसका मतलब सिर्फ अवेयरनेस है। जैसे डॉक्टर बीमारी का डायग्नोसिस करता है वैसे ही आप अपने इमोशनल रिएक्शंस का डायग्नोसिस कर रहे हैं। बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो दिमाग अपने आप थोड़ा ठंडा होने लगता है, क्योंकि अब सिचुएशन मिस्टीरियस नहीं रहती। अब आपको पता होता है कि अच्छा, ये गुस्सा नहीं है, ये डर है, या ये गुस्सा नहीं है, ये सैडनेस है। नेमिंग द इमोशन इटसेल्फ रिड्यूसेस इट्स पावर। इसके बाद रिएक्ट करने की अर्जेंसी कम हो जाती है। आपको लगता है कि अभी लड़ना जरूरी नहीं है, अभी चिल्लाना जरूरी नहीं है, अभी कुछ प्रूव करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये लड़ाई बाहर वाले से नहीं, अंदर वाले पेन से है। ट्रिगर्स को पहचानना रिलेशनशिप्स में गेम चेंजर साबित होता है। बहुत से झगड़े असल मुद्दे पर नहीं होते। एक छोटी सी बात ट्रिगर बन जाती है और पुराने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बाहर आ जाते हैं। अगर उस समय दोनों लोग अपने अपने ट्रिगर्स को समझ लें तो लड़ाई डिस्कशन में बदल सकती है। मान लीजिए पार्टनर देर से रिप्लाई करता है और आपको गुस्सा आ जाता है। सरफेस पर लगता है कि प्रॉब्लम रिप्लाई लेट होने की है, लेकिन अंदर देखने पर शायद असली डर अबैंडनमेंट का है, या ये फीलिंग कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। जब ये क्लियर हो जाता है तो बात का तरीका बदल जाता है। गुस्से की जगह वल्नरेबिलिटी आ जाती है। ट्रिगर्स को पहचानना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है। हम समझते हैं कि हर इमोशन के लिए सामने वाला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ हिस्सा हमारे अंदर की कहानी का भी होता है, और ये रियलाइजेशन हमें विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले का बिहेवियर हमेशा सही है। गलत बिहेवियर गलत ही रहता है, लेकिन रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क होता है। रिएक्ट में हम ट्रिगर के कंट्रोल में होते हैं, रिस्पॉन्ड में हम कॉन्शियस चॉइस लेते हैं। जब आप ट्रिगर पहचान लेते हैं तब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी बात करनी है या नहीं। आपको डिसाइड करने का स्पेस मिलता है। यही स्पेस फ्रीडम है। प्रैक्टिस के साथ ये स्किल और बेहतर होती जाती है। शुरू में आप ट्रिगर पहचानने के बाद भी रिएक्ट कर देंगे, लेकिन बाद में रिएक्शन की इंटेंसिटी कम होने लगेगी। फिर रिएक्शन की जगह पॉज आएगा, और एक दिन पॉज की जगह क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रिगर्स को पहचानना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है, क्योंकि अब आप हर बात को पर्सनल अटैक नहीं मानते। आप जानते हैं कि हर चोट आपकी वैल्यू तय नहीं करती। ये अंडरस्टैंडिंग इमोशनल स्ट्रेंथ बनाती है। लाइफ में शांति का मतलब ये नहीं है कि कभी गुस्सा ना आए। शांति का मतलब है कि जब गुस्सा आए तो आप उसे समझ सकें, आप जान सकें कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि हर इमोशन एक मैसेज लेकर आता है। गुस्सा कहता है यहां कुछ गलत लग रहा है। ट्रिगर पहचानना मतलब उस कुछ को ढूंढ लेना। जैसे ही जड़ दिखती है पेड़ हिलना बंद कर देता है। अंत में ट्रिगर्स आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके टीचर्स हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको कहां हील करने की जरूरत है। अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो वो चिल्लाएंगे, अगर आप उन्हें समझेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।